ब्लेंडर बिगिनर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज के एंड तक हम लोग सीखने वाले हैं आप इस तरह का एक लो पॉली हाउस और एक एनिमेटेड कैरेक्टर अपने सीन में कैसे ऐड कर सकते हो। हालांकि अभी इसके लिए बहुत टाइम है। आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे ब्लेंडर को इंस्टॉल कैसे किया जाए अपने सिस्टम में, इसका रिक्वायरमेंट क्या है और इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लेंडर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आपको जाना रहेगा blender.org में। और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडर डाउनलोड करने का। अभी लेटेस्ट वर्जन है 4.4। और आप सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। इसके लिए मिनिमम आपको 8 GB रैम चाहिए ही, ताकि आपका नॉर्मली ऑपरेट कर पाए। अगर आपका लो एंड पीसी है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो आप इंश्योर करो कि आपका पीसी हाई एंड हो। और यहाँ से आपको बस डाउनलोड क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जैसे नॉर्मल हम लोग बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इसको मैं री इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग को ब्लेंडर ओपन करना है। हालांकि मैं ये तो प्रोजेक्ट ओपन कर रखा हूँ तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब आप ब्लेंडर स्टार्ट करोगे तो आपका सबसे पहला ये स्क्रीन आएगा, जिसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ से हम लोग या तो अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट हम लोग बना रखे हैं तो वो रिजल्ट फाइल में शो करता है, जहाँ से हम लोग अपना रिसेंट फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपना लो पॉली हाउस ओपन कर रखा है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको साइड में क्लिक कर दो, तो आपका नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो जब आप ब्लेंडर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस देखने मिलेगा। हालांकि इसमें आपको अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऊपर नीचे साइड हर जगह ऑप्शन ही ऑप्शन भरे हुए हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग से सारे ऑप्शन जानना जरूरी नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे में सीखेंगे आप अलग अलग ऑप्शंस को जानना चालू कर दोगे। तो आज की वीडियो में देखते हैं कुछ कुछ एसेंशियल्स जो हमारे कंट्रोल्स रहेंगे स्टार्ट करने के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले रीजन को समझा जाए। जो सबसे पहले आपको ऊपर में दिखाई देगा ये रहता फाइल नेम, जहाँ पे अभी अनसेव्ड दिखा रहा है क्योंकि मैं नया फाइल जनरेट किया हूँ, अभी मैं कोई नाम नहीं दिया हूँ इसको। इसके नीचे आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं मेन मेन्यू या फिर टॉप बार, जिसमें आपको फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो और हेल्प दिखाई दे रहा है। ये मेन वेब ऑप्शंस रहता है। और इससे लग के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको लेआउट मॉडलिंग दिख रहा होगा। इनको बोलते हैं अलग अलग वर्क स्पेसेस। वर्क स्पेसेस क्या रहता है कि हम लोग ब्लेंडर में अलग अलग चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3D मॉडल बनाना, फिर उसको कलर देना, एनिमेट करना। सबके लिए अलग अलग वर्क स्पेस यूज़ होता है। तो अभी जैसे मैं लेआउट में हूँ तो ये लेआउट का डिफॉल्ट ऑप्शन है जिसमें ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं चेंज कर दूंगा कोई और में जाऊंगा, जैसे आपको मैं जाके दिखाता हूँ अभी यूवी एडिटिंग में, तो इसका जो लेआउट है चेंज हो जाएगा। तो हर विंडो का अलग अलग वर्क स्पेस का अलग अलग लेआउट रहता है। अभी हम लोग को सारा लेआउट जानना जरूरी नहीं है, अभी हम लोग रहेंगे मेन जो हमारा लेआउट है उसमें। तो लेआउट में आ जाते हैं, ये वर्क स्पेस है। इसके नीचे रहता है एरियाज। तो इसमें मेन 3 रीजन है। एक ये एरिया है जो हमारा मेन रहेगा सबसे बड़ा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। इसके बाद साइड में और 2 एरियाज रहते हैं। एक तो ये जिसमें अभी आउटलाइनर सिलेक्टेड है, इसको बोलते हैं आउटलाइनर। हालांकि इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन ले सकते हैं। और इसके नीचे रहता है हमारा टैब्स एंड पैनल्स। यह थर्ड एरिया जहाँ पे हम लोग को सारा प्रॉपर्टीज दिखता है। और नेक्स्ट रहता है ये चौथा एरिया है जो कि छोटा सा है, इसको हम लोग खींच भी सकते हैं ऐसे ऊपर। अभी इसको नीचे रखता हूँ। और फिर नीचे सबसे रहता है स्टेटस बार, जो कि अलग अलग ऑप्शन शो करते हैं हम लोग का काम के हिसाब से। तो ये हो गया एरियाज। अब ऑप्शंस को समझते हैं। तो मेन मेन्यू हम लोग का अभी ज़्यादा काम नहीं रहेगा। जैसे हम लोग को अगर सेव करना है तो हम लोग फाइल में जाके इसको सेव एज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अभी इसको दे देता हूँ पार्ट 1। आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हो। जैसे भी मेरा CGI सीरीज जो मेरा सीरीज है वो वाला फोल्डर बना हुआ है अलग से, तो उसमें अभी पार्ट 1 सेव कर देते हैं। तो ये मेरा सेव हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे नेम भी चेंज हो गया। नेक्स्ट ये रहता है हमारा हेडर एरियाज, जिसको हेडर बोलते हैं ये वाला। और यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि मैं बताया यहाँ पे एरियाज रहता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ये है 3D व्यू पोर्ट। हालांकि हम लोग इसको दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट ही रखना है, चेंज नहीं करना। हम लोग सारा काम 3D व्यू पोर्ट में करते हैं। नेक्स्ट रहता है यहाँ पे मोड्स। हमारे एडिटिंग में मेनली 3 मोड रहता है। और फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो मोड्स यहाँ पे अलग अलग एक्स्ट्रा ऐड भी हो सकते हैं। अभी के लिए जैसे मेरा क्यूब सिलेक्टेड है, ये हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन रहता है जहाँ पे आपको एक क्यूब मिलेगा, एक कैमरा मिलेगा और एक लाइट मिलेगा। इनका क्या फंक्शन है वो हम लोग समझेंगे। हालांकि जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहला काम रहता है इन दोनों को डिलीट करना, लेकिन अभी मैं रख रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे 3 मोड रहता है। अभी मैं फिर से क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि अभी आप देख सकते हो मैं इसको मूव नहीं कर सकता कुछ भी करके, तो कैसे मूव करना है क्या करना है वो सीखेंगे।
तो हमें मोड में रहता है 3, एक रहता है ऑब्जेक्ट मोड, एक रहता है एडिट मोड और एक रहता है टेक्सचर पेंट मोड। हालाँकि मैं जैसे बताया कि अलग-अलग ऑप्शन चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन कि हम लोग क्या भी सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि अगर मैं कैमरा ले लूँ, तो यहाँ पे आपको खाली ऑब्जेक्ट मोड दिखाई देगा, बाकी मोड आएगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं क्या-क्या मोड आएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली 2 ही मोड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, एक रहेगा ऑब्जेक्ट मोड और एक रहेगा एडिट मोड। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है व्यू, सिलेक्ट, ऐड और ऑब्जेक्ट। जो भी हेडर के ऑप्शन है अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग ज़्यादातर कोई भी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स। तो हम लोग शॉर्टकट से सीखने वाले हैं कि शॉर्टकट्स कैसे यूज़ किया जाएगा। तो अभी के लिए ये ऑप्शन हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैं बताया हम लोग जैसे-जैसे आगे जाएँगे, हम लोग सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। तो अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे रहता है मूवमेंट के लिए लाइन्स, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशंस है, इसमें भी अलग-अलग दिया हुआ है। ये क्या काम आता है, अभी हम लोग जब मूव करना सीखेंगे तो ये करेंगे। तो ये मूवमेंट के रिलेटेड रहता है। यहाँ पे आपको पाइवट पॉइंट मिलेगा। ये भी क्या है समझेंगे, एक-एक करके मैं आपको बताते जाऊँगा। और फिर यहाँ पे आपको अलग-अलग जो हमारे लेआउट में अलग-अलग चीज़ दिख रहे हैं, उसका एक सेटिंग रहता है यहाँ पे और ये रहता है व्यू सेटिंग। व्यू सेटिंग क्या है, जैसे अभी हम लोग नॉर्मली एडिटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट शेडिंग, जिसमें कोई भी कलर नहीं रहेगा, आपको हर एलिमेंट ऐसे ग्रे दिखेगा जो भी मैं ऐड करूँ। इसके अलावा और भी सेटिंग रहता है जैसे वायरफ्रेम, इसको बोलते हैं वायरफ्रेम सेटिंग। इसमें क्या होगा, जो हमारे एजेस हैं वो दिखाई देंगे बस। अब आपको वो 3D ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको बस उसका जो एजेस हैं वो दिखाई देगा। वो होता है वायरफ्रेम मोड। और जब मैं इसको कलर दे दूँ और मेरे को कलर देखना है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे मटेरियल शेडिंग, जिसमें इसका जो भी कलर है वो दिखाई देगा फिर कलर। और आखिरी में रहता है रेंडर। तो आपको इस सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस समझना है कि हम लोग को यहाँ जो दिख रहा है और जो हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कलर देख सकते हैं डायरेक्टली, जो कि व्यू पोर्ट शेडिंग होता है, और ये रहता है रेंडर शेडिंग। जब हम लोग फाइनली उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को उसका लाइटिंग सेटिंग करना पड़ता है, एनवायरनमेंट सेटिंग करना पड़ता है, या फिर कभी-कभी कंपोजिटिंग भी करना पड़ता है। तो ये रहता है फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा, उसको बोलते हैं रेंडर व्यू। तो अभी अगर मैं रेंडर व्यू में क्लिक करूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, जो कि ब्लैक पहले नहीं आ रहा था। सेम अगर मैं मटेरियल में जाऊँ तो भी आपको अभी पूरा व्हाइट दिखाई देगा, जो कि पहले इसके बाउंड्रीज दिख रहे थे और ये थोड़ा ग्रे था। तो ये अलग-अलग अगर आप जाओगे व्यूज़ में तो अलग-अलग आपको दिखाई देगा। तो अभी इसका नीड नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मली जब तक हमारा सारा चीज़ बन नहीं जाता तब तक हम लोग यही वाला व्यू पोर्ट शेडिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को ऐसा ग्रे टाइप का दिखेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट में आपके कंट्रोल्स रहते हैं। ये क्या कंट्रोल करेंगे, जैसे पहला है बॉक्स सिलेक्ट मोड। इससे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ एक बॉक्स शेप में। मैं अगर बॉक्स ड्रॉ करूँगा और उस बॉक्स के अंदर जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे भी कैमरा सिलेक्ट हो गया। सिंगल क्लिक करके मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऐसे लाइट सेलेक्ट किया जा सकता है और क्यूब को सिलेक्ट किया जा सकता है, या तो सिंगल क्लिक करके या फिर इसे बॉक्स ड्रॉ करके। अगर मैं एक साथ बड़ा बॉक्स बनाऊँ तो तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बॉक्स सिलेक्ट मोड। और भी सिलेक्ट मोड है, अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलग अलग मोड, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये रहता है कर्सर। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये छोटा सा सर्कल जैसा डॉटेड होके, ये रहता है 3D कर्सर। और ये रहता है मूव टूल, जिससे हम लोग जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपने क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, तब अब आप इसको मूव कर सकते हो। अगर ऊपर लेना है तो ब्लू वाला, अगर लेफ्ट राइट लेना है तो रेड या फिर ग्रीन। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो मूवमेंट के लिए मेनली ये काम आता है। ये रहता है रोटेशन के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट ऑप्शन ले सकते हो। और ये स्केलिंग के रहता है, अगर आपको उसका साइज चेंज करना है तो हम लोग स्केल कर सकते हैं। और अगर सारा चीज़ एक साथ करना है तो ये सिलेक्ट करने से सारा ऑप्शन एक साथ दे देगा। लेकिन जैसे कि मैं बताया कि हम लोग मेनली क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल्स यूज़ नहीं करते डिफ़ॉल्ट वाला, हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग उसको करेंगे शॉर्टकट से। तो सबसे पहला जो हम लोग का शॉर्टकट रहता है वो रहता है मूव टूल। अगर आपको कोई भी 3D ऑब्जेक्ट मूव करना है अपने प्लेस से, तो आपको क्लिक करना रहेगा जी। और जैसे आप जी क्लिक करोगे, इसको बोलना है ग्रैब। अब अगर मैं माउस को मूव करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये मूव हो रहा है, और जहाँ जहाँ मैं माउस को घुमाऊंगा वहाँ वहाँ ये जाएगा। इसमें और एक एडिशनल सेटिंग रहता है कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये एक्स एक्सिस में जाए, तो आपको 3D सीन में 3 एक्सिस रहते हैं, एक रहता है एक्स और एक रहता है वाई और एक रहता है जेड। एक्स और वाई लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक रहते हैं, जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि जैसे अभी मेरा जो नॉर्मल सीन है उसमें अगर मैं बताऊं, तो ग्रीन वाला वाई एक्सिस है और रेड वाला एक्स एक्सिस है। इसको आप जानने के लिए यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग का रोटेशन वाला रहता है। जैसे अभी अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं घुमा भी सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। और नॉर्मली अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हो तो आपके पास माउस रहता ही है, तो आप इंश्योर करो कि आपके पास
3 बटन वाला माउस हो, मतलब एक रहेगा लेफ्ट बटन, एक रहेगा राइट बटन और एक रहेगा मिडिल माउस बटन, जिसको एमएमबी बोलते हैं शॉर्ट में। और आगे आने वाले हम लोग जब भी यूज़ करूँगा तो मैं एमएमबी ही यूज़ करूँगा। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर एडिशनल माउस लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। तो अगर आप लैपटॉप में से ये कर रहे हो, जैसे कि मैं लैपटॉप में ही करता हूँ, तो आपको एडिशनल माउस लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली जो टच पैड रहता है उसमें से करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाला है। तो माउस ले लेना अगर आपको 3D एनिमेशन करना है। अब अगर आपके पास माउस है तो हम लोग अगर मिडिल माउस बटन मतलब एमएमबी अगर क्लिक करेंगे तो उसको होल्ड करके अगर मैं रोटेट करूँ या फिर मूव करूँ तो ये सीन रोटेट होता है। सेम अगर जूम या जूम आउट करना है तो हम लोग स्क्रॉल अप कर सकते हैं और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे इसको मूव करना है सीन को, ना कि ऑब्जेक्ट को, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर मिडिल माउस बटन प्रेस करूँ और मूव करूँ माउस को तो ये सीन मूव होगा, मतलब मेरा जो पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है वो मूव होगा। तो इस तरह से हम लोग मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं माउस के जरिए। और रोटेट करने में बताया, रोटेट या तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये रोटेशन के लिए रहता है। अगर मैं किसी को भी क्लिक करूँ एक्स वाई जेड और रोटेट करूँ तो रोटेट होगा, या फिर एमएमबी पकड़ के अगर ड्रैग करूँ तो भी रोटेट होगा। वैसे ही जूम और जूम आउट जो मैं बताया माउस से, अगर हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन होता है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होता है। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करो और लेफ्ट की तरफ मूव करो तो ये जूम आउट होगा, और राइट की तरफ मूव करो तो जूम इन होगा, या फिर अप और डाउन भी आप कर सकते हो, जिससे जूम इन जूम आउट होगा। और जैसे कि हम बताया सीन मूव करना, ये हम लोग हैंड से कर सकते हैं। हैंड टूल अगर आप पकड़ो तो आप जिस तरफ हैंड अपने माउस को मूव करोगे सीन उस तरफ मूव होगा। तो शॉर्टकट ज़्यादा इजी रहता है यूज़ करना, हालांकि यहाँ से कंट्रोल ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। ये रहता है व्यू चेंज करने के लिए, अगर आपको फ्लैट व्यू चाहिए या फिर नॉर्मल व्यू चाहिए जो हम लोग नॉर्मल दिखता है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और ये रहता है कैमरा व्यू, अगर आपको कैमरा जो यहाँ लगा हुआ है उसके थ्रू से देखना है तो आप कैमरा क्लिक करोगे तो आपको कैमरा व्यू आ जाएगा, और अगर क्लिक करोगे तो फिर से हट जाएगा। हालांकि इसके भी शॉर्टकट रहते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मूवमेंट, स्केल और रोटेशन, जो कि सबसे बेसिक कंट्रोल है, आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट अगर मैं सिलेक्ट करूं और जी प्रेस करूं तो ये ग्रैब होगा और मैं मूव कर सकता हूं। जैसे ये बताया, अगर हम लोग को पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करना है, हर जगह मूव नहीं करना, तो मैं एक्स क्लिक अगर करूंगा तो अभी आपको एक रेड लाइन एक्टिव दिखाई देगा। तो अभी अगर मैं कहीं भी मूव करूं ये सिर्फ रेड लाइन पे ही मूव करेगा और कहीं नहीं जाएगा। सेम अगर मैं वाई प्रेस करूं तो ये सिर्फ अभी ग्रीन वाले लाइन पे मूव करेगा और दूसरे डायरेक्शन पे मूव नहीं करेगा, ना तो ऊपर नीचे होगा ना ही आगे और पीछे होगा। सेम अगर जेड प्रेस करें तो हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या फिर फ्रंट बैक नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है तो आप जी क्लिक करने के बाद उसका एक्सिस को क्लिक करो तो वहां पे ये मूव करेगा। और मान लेते हैं मेरे को इसको यहाँ रखना है से नीचे, तो मैं यहाँ लेने के बाद अगर लेफ्ट क्लिक कर दूं तो ये यहाँ पे रह जाएगा। तो ये हो गया मूवमेंट। अब इसको मैं नॉर्मल में ले आता हूँ जहाँ पे ये था। सेम स्केल का भी रहता है, अगर आप एस प्रेस करोगे तो एस का होता है स्केल। अगर मैं डायरेक्टली एस प्रेस करके इसको करूँ तो हर तरफ से ये बड़ा होगा। और अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर एक्सिस से इसको स्केल करना है तो मैं एक्स क्लिक करने से सिर्फ ये अब एक्स एंगल में लंबा और चपटा होगा। और अगर मैं वाई प्रेस करूँ तो सिर्फ ये वाई एक्सिस में होगा, वैसे ही जेड प्रेस करने से सिर्फ ये जेड में स्केल होगा। तो इसको भी नॉर्मल कर देते हैं। सेम रोटेशन के लिए रहता है आर। आर मतलब है रोटेशन। अगर मैं आर प्रेस करूं तो इसको रोटेट कर सकता हूं किसी भी डायरेक्शन में। और फिर से वही, अगर मेरे को सिर्फ एक्स के बेसिस पे रोटेट करना है तो एक्स प्रेस करो और रोटेट करो, वाई में करना है तो वाई, और जेड के थ्रू से करना है तो जेड। तो ये रहते हैं हमारे बेसिक कंट्रोल्स। तो जैसे अभी हम लोग ऑब्जर्व मोड में हैं, अगर मैं इसको रोटेट करूं थोड़ा सा जेड एंगल में, तो अब क्या हुआ, ये अपने इसका दो एक्सिस रहता है ओरिजिन में, किसी भी ऑब्जेक्ट का दो एक्सिस रहता है, एक तो ये थोड़ा खुद का है, जैसे कि अभी ये नॉर्मल था, तो अगर मैं ये ऑन करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा सीन का लाइन्स है उसके हिसाब से मैच हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपने फेस के थ्रू से मूव करे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जिस तरफ का फेस है उस तरफ ही मूव करे, तो तब काम आता है हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे। अभी ये ग्लोबल में सेट है, अगर मैं इसको ग्लोबल से हटा के लोकल कर दूँ तो अब ये ओरिजिनली जिस शेप में था, मतलब फेस के थ्रू से मूव करेगा। अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये इस तरह से मूव करेगा, ना कि हमारे ग्लोबल लाइन के हिसाब से। सेम इसको हम जी से भी कर सकते हैं, जी, और अगर अभी एक्स में प्रेस करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारे रेड लाइन से मैच नहीं हो रहा है, बल्कि इसका अलग से रेड लाइन बना है जो कि इसके फेस से निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं लोकल। तो ऑब्जेक्ट को आप या तो ग्लोबल में मूव कर सकते हो या फिर लोकल एक्सिस में मूव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो इसका और एक शॉर्टकट रहता है, इसको मैं फिर से ग्लोबल कर देता हूँ।
मान लेते हैं मेरा ग्लोबल में ही ये सेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको अपने लोकल एक्सिस में मूव करना। तो अगर आपको लोकल में चेंज करना है ग्लोबल में होते हुए भी, तो आपको पहले जी प्रेस करना है और फिर 2 बार जो भी एक्सिस आपको चाहिए उसको 2 बार प्रेस करना है। सिंगल प्रेस में रहता है ग्लोबल और डबल क्लिक में रहता है लोकल। वैसे ही नॉर्मल भी रहता है, मतलब 90 डिग्री। गिम्बल रहता है, व्यू रहता है। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग लोकल और ग्लोबल ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल कभी-कभी काम आता है और बाकी व्यूज़ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये है नेक्स्ट शॉर्टकट। इसके बाद रहता है पिवट पॉइंट। पिवट मतलब इसका जो ऑरेंज डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है ऑरेंज वाला ओरिजिन बोलते हैं इसको। हम लोग कोई भी अगर एक्शन लेते हैं तो वो ओरिजिन की तरफ से ही एक्शन होता है। जैसे अभी अगर मैं रोटेट करूँ इसको आर प्रेस करके, तो ये अपने ओरिजिन से रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये ओरिजिन से ना हो, किसी एक पॉइंट के थ्रू से दूसरे जगह से रोटेट हो, तो अभी हम लोग उसको पहले नॉर्मल कर देते हैं। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने नॉर्मल शेप में या फिर जो स्टार्टिंग पोजीशन था उसमें लाना है, तो आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे अगर मैं पोजीशन चेंज किया हूँ तो वो जी से चेंज होता है, उसको रिवर्स करना है तो वो रहता है ऑल्ट जी, जिससे क्या होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पे वो पहले था। सेम अभी मैं रोटेशन चेंज किया हूँ, उसको अगर फिर से नॉर्मल में लाना है तो मेरे को प्रेस करना रहेगा ऑल्ट आर, जिससे इसका सारा रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर आप स्केल कर रखे हो तो ऑल्ट एस क्लिक कर सकते हो, जिससे अगर ये छोटा बड़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल में आ जाएगा। तो अभी ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन और शेप में आ गया है। तो अगर मान लेते हैं मैं ये ऑरेंज वाला जो है चाहता हूँ वो अलग जगह पे रहे, तो अभी 3D कर्सर और हमारा जो ओरिजिन है सेम पोजीशन पे है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार मैं क्यूब के किसी भी पॉइंट पे अपना माउस रख के शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरा कर्सर आपको दिखाई देगा चेंज हो गया, ये कर्सर यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँ और फिर सेट ओरिजिन को ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दूँ, तो अब मेरा ऑरेंज पॉइंट भी इस कर्सर के अंदर आ गया। अभी क्या होगा, अभी अगर मैं रोटेट करता हूँ जिसमें आर प्रेस करके अगर रोटेट करूँ तो आपको दिखाई देगा कि अब ये मिडिल से नहीं बल्कि उस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। तो ये रहता है हमारा एक्सिस या फिर पिवट पॉइंट। तो ये मेनली अगर आप डोर रोटेशन या फिर किसी और टाइप का एनिमेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू से रोटेट करना है, तो उस टाइप के एनिमेशन में हम लोग ओरिजिन पॉइंट को चेंज करते हैं, तब ये काम आता है। इसको अगर आपको रिसेट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट में, फिर से सेट ओरिजिन पे जाओ और ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो, तो ये फिर से मिडिल में आ जाएगा। और वैसे ही अगर आपको कर्सर को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लेना है तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, शिफ्ट और एस आपको प्रेस करना है और फिर कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये रहते हैं हमारे बेसिक कंट्रोल्स। अभी हालांकि अभी हम लोग ज़्यादा कुछ सीखे नहीं हैं, और एक दो चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे, और जब बाकी चीज़ है इसको एडिट करना या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स ऐड करना या फिर शेप चेंज करना, वो सब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। अभी जैसे कि मैं बताया स्टार्टिंग में हम लोग जो 3 ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है कैमरा, लाइट और क्यूब्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आउटलाइनर ऑप्शन है वहाँ पे। तो ये कलेक्शंस रहता है जहाँ पे हम लोग को जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड करते हैं अपने 3D सीन में वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे जो टैब्स एंड पैनल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो कि हम लोग एक एक करके अलग अलग यूज़ करेंगे। हालांकि सारा हम लोग को सीखना ज़रूरी नहीं है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट एडिट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को टूल्स को यूज़ करना रहता है। तो सब कुछ एक बार में हमको सीखना नहीं है, हम लोग एक एक करके स्टेप्स कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है अपने सीन में से तो आप उसको सिलेक्ट करो और एक्स प्रेस करो, वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन देता है, डिलीट कर दो, हट गया। या फिर अगर आपको एक ही बार में डिलीट करना है तो डायरेक्टली सिलेक्ट करो और डिलीट ऑप्शन क्लिक कर दो कीबोर्ड में, वो उड़ जाएगा। बाकी जो अंडू और रीडू का ऑप्शन रहता है वो सेम रहता है, कंट्रोल जेड मतलब अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड मतलब रीडू। जैसे अगर मेरे को वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड और मेरा लाइट वापस आ जाएगा। तो ये था बेसिक कंट्रोल्स। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो लो पोली हाउस है जो कि ये वाला है वो कैसे मॉडल करना है। तो इसको सेव कर देते हैं और हम लोग आने वाले वीडियोस में इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज सीखना है तो कोई भी पार्ट मिस मत करना।